दोस्तों, इजिप्ट एक रहस्यमयी दुनिया का नाम है। इजिप्ट के इतिहास में इतने रहस्य छिपे हैं कि अगर उन सभी का राज आज के इंसान को पता चल जाए तो शायद पूरे इतिहास के पन्नों में कई नए अध्याय लिख दिए जाएंगे। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का मास्टरपीस माना जाता है। इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इन पिरामिड्स का यूज वाटर इरिगेशन के लिए किया जाता था, तो कुछ का कहना है कि इन पिरामिड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये सिर्फ इजिप्शियन फराओ की कब्रगाह ही नहीं है, क्योंकि किसी को दफनाने के लिए कोई इतना पैसा और मैन पावर को खर्च क्यों करेगा। बता दें, इन पिरामिड्स को बनाने के लिए जिन स्टोन्स का यूज किया गया है वो भी अपने आप में कई दिलचस्प कहानियां बयां करते हैं। यहाँ पर मौजूद स्टोन्स पर ऐसे कई निशान हैं जिनसे पता चलता है कि इन्हें बनाने के लिए मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इन पत्थरों पर वर्टिकल मशीन के मार्क्स हैं, कुछ सर्कुलर मार्क्स भी इन पर बने हुए हैं। इसके अलावा कटिंग मार्क्स भी इन पत्थरों पर बने हुए हैं। इन मार्क्स को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये साधारण छेनी और हथौड़ी के निशान हैं, बल्कि ये तो हाईली एडवांस मशीनरी के साइन नजर आते हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ इन पत्थरों की कटिंग की गई है। यहाँ तक कि एक पत्थर पर तो कुछ इंटेंस हीट जैसे निशान भी नजर आते हैं। दोस्तों, इन पत्थरों को जिस तरह से एक के साथ एक फिट किया गया है वो भी काबिले तारीफ है। सभी पत्थर एक दूसरे के साथ एक्सट्रीमली फिटेड नजर आते हैं। इनके अंदर एक बाल या फिर एक ब्लेड भी नहीं घुसाया जा सकता है। इजिप्ट के इन 3 ग्रेट पिरामिड्स को एग्जैक्टली ओरियन बेल्ट के साथ अलाइन करके बनाया गया है। लास्ट टाइम ओरियन बेल्ट करीब 10,450 साल पहले अलाइन हुए थे। हजारों साल पहले बने इन पिरामिड्स पर मॉडर्न मशीनरी और टूल्स के मार्क्स का होना अपने आप में ही अचंभे की बात है, और इन्हें बनाने वाले क्रिएटर्स और सिविलाइजेशन के कोई भी सबूत पिरामिड्स पर नजर नहीं आते। इन पिरामिड्स के अलावा इजिप्ट में और भी कई ऐसी रहस्यमयी प्राचीन मॉन्यूमेंट्स हैं। इन्हीं में से एक है ओसिरिस शाफ्ट। गीजा प्लेटो की गहराई में एक शाफ्ट बनी हुई है जो करीब 115 फीट गहरी है। ये शाफ्ट टॉम्ब ऑफ ओसिरिस तक जाती है। ग्रेनाइट से बने मकबरे के चारों ओर आर्टिफिशियल कैनाल मौजूद है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। सवाल ये आता है कि आखिर इस पानी का सोर्स क्या है और पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए उन्होंने किस टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो एक नए चैनल के जरिए पानी यहाँ तक लाया जाता होगा। ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का एक शानदार नमूना है। इसी जगह पर बेडरॉक भी मौजूद है। कई सारे ग्रेनाइट और स्टोन बॉक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं जिनका वजन 40 टन तक है। हैरान करने वाली बात यह है कि 115 फीट गहराई में इन पत्थरों को कैसे लाया गया होगा, जबकि शाफ्ट में अंदर जाने के लिए सीढ़ियां तक नहीं बनी हुई हैं। यहाँ पर एक स्टोन ब्लॉक तो डिसाइड रॉक का है जो पूरे इजिप्ट में तो क्या पूरे अफ्रीका में कहीं और नहीं पाया जाता है। माना जाता है कि मेडिटेरियन सी के जरिए इस पत्थर को यहाँ तक लाया गया होगा। ये शाफ्ट 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है, यानी अभी तक पाई गई सबसे प्राचीन सभ्यताओं से भी पहले की। दोस्तों, इजिप्ट की राजधानी सिटी कायरो से थोड़ी दूर पर सेरापियम ऑफ सकारा नाम की एक एंशिएंट साइट मौजूद है। यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई है और उनके अंदर कई सारे ग्रेनाइट बॉक्सेस मौजूद हैं। ये सभी बॉक्सेस क्राफ्टमैनशिप का एक शानदार नमूना पेश करते हैं। इन्हें बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होगा जिसका एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड में होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ मौजूद हर बॉक्स एक सिंगल ग्रेनाइट को कर्व करके बनाया गया है। पूरे बॉक्स का वजन करीब 70 टन है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि करीब 200 टन के ग्रेनाइट पत्थर को कर्व और कट करके एक बॉक्स बनाया गया होगा। इन बॉक्स के कॉर्नर्स परफेक्ट स्क्वायर शेप के हैं। साथ ही इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्स भी काफी स्मूथ हैं। इन पत्थरों की अलाइनमेंट भी एकदम परफेक्ट है। इनकी यूनिफॉर्मिटी और प्रिसीजन को देखकर ऐसा माना जाता है कि शायद प्राचीन सभ्यता के लोग कोई खास तरह की स्टोन कटिंग टेक्निक्स जानते होंगे। आज के समय में हाई स्पीड ड्रिल मशीन और डायमंड टिप कटिंग टूल्स की मदद से ही ऐसी परफेक्शन आ सकती है। दोस्तों, इन बॉक्सेस को कैसे बनाया गया होगा, उससे भी बड़ी एक और मिस्ट्री ये है कि आखिर इन्हें यहाँ तक लाया कैसे गया होगा। 70 टन के बॉक्सेस को टनल की मदद से यहाँ तक लाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। अब तक ऐसा कोई भी टूल रिसर्चर्स को नहीं मिल पाया है जिसकी मदद से इस तरह के बॉक्सेस को बनाया जा सके या फिर इनके ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल में लाया जा सके। एक और हैरानी की बात यह है कि इन अंडरग्राउंड टनल्स में कहीं भी मशाल लगाने की जगह नजर नहीं आती। ऐसे में भला बिना लाइट के इतने अंधेरे में किस तरह यहाँ पर काम किया गया होगा? क्या किसी तरह की एडवांस लाइटिंग टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद थी? ये वैज्ञानिकों के लिए एक चर्चा का विषय
उद्देश्य जरूर है। दोस्तों वापस से एक बार इजिप्ट के पिरामिड्स की ओर रुख करते हैं। ये तीनों विशाल पिरामिड्स परफेक्ट अलाइड है। नॉर्थ पोल और स्टार कॉन्स्टलेशन के साथ इनका कनेक्शन बताया जाता है। गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड अर्थ के लैंड मास से बिल्कुल सेंटर में है। ये पिरामिड्स एस्ट्रोनॉमी और जियोमेट्रिकल यूनिट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन पिरामिड्स के अंदर एक और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। असल में इनके अंदर एकॉस्टिक क्वालिटीज है। खास तौर पर किंग्स चैम्बर के अंदर ये क्वालिटीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ग्रेनाइट से बने इस चैम्बर में आवाज एक अलग ही रहस्यमयी तरीके से गूंजती है। एक पावरफुल एकॉस्टिक इफेक्ट यहाँ पर महसूस किया जाता है। एक्सपर्ट्स इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि भला एक राजा की लाश को रखने के लिए इस तरह की क्वालिटीज वाला बॉक्स क्यों बनाया गया होगा, या फिर पिरामिड्स को लेकर अभी तक की हमारी जो नॉलेज है वो ही शायद गलत है। इन पिरामिड्स को बनाने का पर्पस सिर्फ राजाओं की मम्मी बनाकर रखना ही नहीं था, बल्कि इनको बनाने का पर्पस कुछ और ही था। 1960 में एडवर्ड कर्नल ने यहाँ पर लंबे समय तक रिसर्च की और 2 साल बाद एक बुक पब्लिश की। बुक का नाम था फराओस पंप। उन्होंने बताया कि पिरामिड को असल में जाइंट पंप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इनके नीचे कई चैनल्स बने हुए हैं। रेगिस्तानी इलाके में लैंड को इरिगेट करने के लिए इन पंप्स का इस्तेमाल किया जाता था। एक पिरामिड में 2 पंप्स होते थे, एक अंडरग्राउंड और दूसरा अपर ग्राउंड। अंडरग्राउंड पंप कई हिस्सों तक चैनल्स के लिए पानी पहुंचाने का काम करता था। वैक्यूम और वेव्स की मदद से इन पंप्स को ऑपरेट किया जाता था और शायद किसी तरह के फ्यूल का इस्तेमाल भी एंशिएंट इजिप्ट के लोग करते होंगे। असल में उन्होंने एक तरह का रैंप पंप बनाया था। रैंप पंप का इस्तेमाल इतिहास में सैकड़ों सालों तक किया गया है। एक वाटर रिजर्वियर से चैनल्स के जरिए अलग अलग जगह तक पानी पहुंचाया जाता था और इसे चलाने के लिए एक हायर एलिवेशन की जरूरत पड़ती थी। पूरे रेगिस्तानी इलाके में पानी पहुंचाने के लिए ही शायद इन पिरामिड्स को इस तरह के एलिवेशन के साथ बनाया गया होगा। दोस्तों एडवर्ड की इन थियरीज को मानने का एक और बहाना हमें मिल जाता है। असल में पिरामिड्स ऑफ गीजा को बनाने में 2.3 मिलियन स्टोन बॉक्सेस का यूज किया गया था और हर ब्लॉक का वजन 25 से 80 टन के बीच है। अगर हर घंटे 12 स्टोन बॉक्स को ट्रांसपोर्ट, कट और क्राफ्ट किया गया होगा और मजदूरों ने 24 घंटे हफ्तों के 7 दिन काम किया होगा तो इसके अकॉर्डिंग एक पिरामिड को बनाने में 20 साल का वक्त लगेगा। आज के समय में इस तरह का पिरामिड बनाने में करीब $5 बिलियन का खर्च आएगा। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए इतना पैसा, समय और मैन पावर का इस्तेमाल किया गया होगा? दोस्तों माना कि इजिप्ट के फराओ अमीर होते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह की नासमझी वो करेंगे कि यानी अपनी ही कब्रगाह के लिए वो इतनी दौलत लगाएंगे, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई इतनी विशाल चीज बना रहा है तो वो यकीनन इन इन्वेस्टमेंट से रिटर्न की उम्मीद जरूर करेगा। ऐसे में वाटर पंप्स और इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करने की बात काफी हद तक समझ में आती है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ये एक अनफिनिश्ड पिरामिड होगा, लेकिन एडवर्ड की थियरी के मुताबिक इस साइट का इस्तेमाल पानी स्टोर करने के लिए किया जाता था। एक बार मिस्र के इस इलाके में जोरदार बारिश देखने को मिली थी, जिससे मिस्र के शहर जायट अल आर्यन के अंदर 10 फीट तक पानी भर गया था, लेकिन कुछ ही देर में पानी का लेवल बहुत कम हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंडरग्राउंड चैम्बर्स और चैनल्स में पानी पहुंच गया होगा। इस साइट पर ज्यादा डीप रिसर्च नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना दिया गया है और किसी भी अनजान इंसान को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों मिस्र के इन रहस्यमय पिरामिड्स को लेकर एक और थियरी फेमस है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह किया जाता था। साल 1998 में क्रिस्टोफर डन ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द गीजा पावर प्लांट टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये पिरामिड्स अर्थ की सेस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते थे। इन पिरामिड्स के टॉप पॉइंट पर गोल्ड की एक प्लेट लगी होती थी और ये भी एनर्जी कैप्चर करने का काम करती थी। निकोला टेस्ला ने अपनी लाइफ का एक बड़ा समय नेचुरल जनरेटर बनाने में बिता दिया। उनका मानना था कि अर्थ की नेचुरल एनर्जी को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जा सकती थी। कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट का आइडिया उन्हें गीजा के ग्रेट पिरामिड से ही मिला था। निकोला टेस्ला ने वार्डन क्लिफ टावर बनाया था जो करीब 187 फीट ऊंचा था और इसके ऊपर 55 टन का डोम भी था। उनका मानना था कि इस टावर की मदद से पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कैप्चर कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है।
लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के फाइनल मोमेंट पर निकोला टेस्ला का सारा फंड खत्म हो गया और उनका ये एक्सपेरिमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो शायद दुनिया में पावर सप्लाई की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। दोस्तों, अगर वाकई में हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बारीकी से रिसर्च करें और अपनी ईगो को साइड में रखकर ये बात एक्सेप्ट कर लें कि एंशिएंट टाइम में लोगों के पास एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी, तो शायद साइंस और भी ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और एंशिएंट सिविलाइजेशंस की ये सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसी प्रलय, प्राकृतिक आपदा या बाढ़ में नष्ट हो गई। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट्स इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास कुछ इस तरह की आधुनिक तकनीक मौजूद थी। शायद अभी इजिप्ट के पिरामिड्स पर ढेर सारी रिसर्च करना बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन पिरामिड्स को बनाने का मेन पर्पस क्या होगा? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।